अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सियासतदानों को अपनी कलम की जुम्बिश से जेलों में डालने और निकालने वाले चेयरमैन नायब आज पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे 815 अरब रुपए का हिसाब देने पेश बिलाखिर हो ही गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने आते ही कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, साथ ही बोले बड़ी देर लगा दी आपने आने में, जिस पर चेयरमैन नायब ने जवाब में कहा कि आपने बुलाया ही बहुत अरसे बाद है और मैं मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मजीद न आने की वजाहत देते हुए बोले कि पार्लियामेंट की अहमियत मुस्लिमा है, इससे किसी को इनकार नहीं है। मैं मुगल शहनशाह नहीं हूँ, मुझे एहसास है कि एक दो बार बुलाने पर मैं नहीं आ सका, मगर जायज़ वजूहात की बिना पर नहीं आ सका था। कमेटी अरकान ने चेयरमैन नायब से ताबड़तोड़ सवालात पूछे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने नायब की 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल पूछा कि रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इस साल के दौरान नायब ने 38 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात किए, जबकि इस रिपोर्ट में बेज़ाब्तगियों का कोई पैरा शामिल नहीं किया गया। राना तनवीर हुसैन ने यह भी पूछा कि किसी वजारत या इदारे का पैसा आपने सेटलमेंट के लिए कैसे तजवीज़ किया। शहरी रहमान ने कहा कि नायब मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का जो मामला है ये बड़ा अहम है। दीगर इदारों के मुकाबले में नायब मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा हैं। PTI रहनुमा नूर आलम खान ने कहा कि पार्लियामेंट में चेयरमैन नायब के बहुत सिफारिशी हैं, शायद नायब का दबाव है कि कमेटी के इजलास भी मनसूख कर दिए जाते हैं। नूर आलम ने यह भी सवाल किया कि नायब मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई गई। इन सवालों के जवाब देते हुए चेयरमैन नायब ने कहा कि नायब आइन और कानून से बालातर नहीं है। मैं 4 साल चेयरमैन नायब रहा और अपने दौर का मुकम्मल ऑडिट करवाया। बेहतर होगा कि कमेटी का एक खुसूसी इजलास बुला लें, सब सवालों के जवाब दूंगा। चेयरमैन नायब ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट ली और सिर्फ नायब मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी बल्कि सब इदारों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। कई इदारों की तनख्वाहें 100% से भी बढ़ी हैं और शायद इन इदारों तक नूर आलम खान की पहुँच ही नहीं है। चेयरमैन नायब ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों समेत किन इदारों और अफराद से क्या वसूलियाँ हुई, एक एक रुपए का हिसाब दूंगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुतमईन करूंगा। अगर मुतमईन नहीं कर सका तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल की इस बात कर कमेटी का इजलास मनसूख हो गया और आइंदा माह जनवरी के पहले हफ्ते में इन कैमरा इजलास में तफसीली जवाब देने के लिए चेयरमैन नायब को दोबारा तलब किया गया है। इसी मौजू पर मुझे बात करनी है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, बिलाखिर चेयरमैन नायब को आप लोगों ने बुला ही लिया। अब जनवरी के पहले हफ्ते में जो इजलास होगा उसमें सारी डिटेल शेयर करेंगे, मजीद सवालों के जवाब देंगे चेयरमैन नायब। शुक्रिया शादिया। वो जो 6 जनवरी को है वो आपने थोड़ा सा तो ठीक कहा कि जो डिटेल है रिकवरी के मतलब कुछ हमने हेड्स बनाए हैं कि रिकवरी के इस हेड्स में और इस मुख्तलिफ जो तबकात हैं, मसलन हमने बैंक रिकवरी की बात की है, हाउसिंग कॉलोनी या प्राइवेट पर्सन के जो पैसे हैं फ्रॉड हुए थे उनसे पैसे लेके उनके डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और साथ ही साथ लूटेड मनी जो है जो करप्शन का पैसा है उस हेड में कितने रिकवर हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ 5, 6, 7 हेड्स हैं जिसमें हमने कहा कि हमें पूरी डिटेल बताई जाए और उसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं सारी डिटेल दूंगा। तो दूसरी हमने उस पर पूरी ब्रीफिंग भी रख ली है, रिकवरीज प्लस जो केसेस हमने PSC ने उनको रेफ़र किए हैं उसके मुताबिक प्रोग्रेस बताई जाए केस वाइज, क्योंकि हमने तो काफ़ी काम करके 90% काम हमारे ऑडिट वालों ने और कमेटी ने मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ करके काफ़ी मैच्योर केस और जो ओपन एंड शट केस होता है वो हम रेफ़र करते हैं इनको नैब को। तो उसमें अगर कोताही कोई हुई है या टाइम हुआ है तो उसकी वजह हमें बताई जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, वो तो 6 तारीख को होगा, लेकिन बाकी जो 815 अरब रुपए की रिकवरी, फिर उस पर बेज़ाब्तगी का सामने आना जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये मामला भी बाद में ही हल होगा। अब जी सारे मामला जितने थे आज उस पर बात बड़ी हुई है, बल्कि उनकी ये भी बात हुई है कि आप कितने पैसे इसमें कमीशन या परसेंटेज रखते हैं। तो उन्होंने पहले रखते थे, अब हम एक पैसा भी नहीं रखते उनमें से जो पैसे रिकवर करते हैं।
तो अब उस पर पता चल जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये तो आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन अभी हमें पता चलेगा जब सारी चीज़ें सामने आएंगी और उस पर क्वेश्चन किए जाएंगे। आज लेकिन आपकी नज़र में क्या है? करप्शन तो नहीं है, बेज़ाब्तगियां हैं, पैसा इधर का पैसा था उधर लग गया, उधर का पैसा था इधर लग गया, इसको करप्शन तो नहीं कह सकते, या करप्शन हुई है? नहीं, करप्शन देखिए, मेरा ख्याल है आप वो किस पैसे की आप बात कर रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि जो करप्शन हुई है, जो सरकार का पैसा है लोगों ने करप्शन के जरिए खा गए हैं, वो आपने कितना रिकवर किया है करप्शन के केसेस में, उसका भी हमें बताया जाए। ये तो ठीक है कि हाउसिंग कॉलोनी के आपने जो फ्रॉड हुए हैं वो पैसे लिए प्राइवेट लोगों में बांट दिए, आपने मोटरसाइकिलों का फ्रॉड हुआ वो पैसे लेके वापस अग्रीव पर्सन को दे दिए। इसी तरह डबल शाह के पैसे, इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि 815 अरब रुपए जो रिकवर हुए उसमें करप्शन के पैसों की रिकवरी कितनी है, उसकी शरह कितनी है? हाँ, ये हमने पूछा है ना। बाकी उनका देखें अकाउंटिंग सिस्टम ही हम ठीक करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी 815 अरब में कोई कैश नहीं है सारा, ये मुख्तलिफ एसेट्स भी हैं। अच्छा, जो हमें मिले जिस तरह मकान हैं या ज़मीनें हैं जो, और वो उसकी वैल्यूएशन हमने कराई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डीसी से। अच्छा। और वो जो उसने वैल्यूएट किया उनको, उसकी कीमत लगाई उन प्रॉपर्टीज की, वो हमने उसमें डाल ली। दूसरा वो पैसा है जो मसलन फाइन हुआ, एक अदालत ने सजा दी और साथ जुर्माना किया, वो जुर्माना हमें मिला तो नहीं है, अभी वो अपील स्टेजेस पे है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्टेजेस पे जाते हैं, सारे फाइनलाइज नहीं हुआ। सही। तो उनको तो अकाउंट फॉर उस करना चाहिए। देखे ना, ये गलत सिस्टम है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट फाइन करती है तो उसको आप तसव्वुर ये ना करें कि ये रिकवरी हमारी या हमें पैसा आ गया है या आ जाएगा। कल को सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देती है, हाई कोर्ट बरी कर देती है, तो फिर तो ये एक फेक एंट्री हो जाएगी ना। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो सिस्टम है, इसको भी जब हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी तो उस वक्त हम करेक्ट करेंगे इसको। सही। अच्छा, आप लोगों का हमेशा एतराज़ रहा है कि अपोजिशन के लोगों के खिलाफ ज़्यादा नायब ने केसेस बनाए हैं, जबकि मेरिट पर तो केसेस हुकूमती लोगों के खिलाफ भी बनते हैं। जो नायब जो है वो हुकूमत से तो पूछगछ करती नहीं है। इस नुक्ते को भी आप लोगों ने छेड़ा आज के? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये चलते चलते बात किसी मेंबर ने की होगी, शायद की भी है, लेकिन मसला ये नहीं है। हमारा मसला कमेटी का ये है कि एक हमारा मैंडेट है कि नैब एक गवर्नमेंट का अदारा है, उसको एक एक पैसे का, एक एक फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटी है उसका हिसाब देना है इस कमेटी को, जो पार्लियामेंट की कमेटी है। ये सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की एक पार्लियामेंट के फोरम पे कमेटी है। तो मैं समझता हूँ उसने अपना एक एक रुपया, एक एक चीज़ का हिसाब सबसे लेना है। जितने भी इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बने हैं, तो उससे लिए हम बुलाते थे और उनको आना चाहिए था, पहले दिन ही आना चाहिए था। आज उनका एक वो एक निकाब कुशाई आप कह लें, वो हो गई है। वो उनका मेरा ख्याल है वो उनको समझ आ गई है कि हमें आना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई इसमें नहीं है, ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, बालादस्त है, मेरी जजमेंट भी ऐसी है। अच्छा, नैब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, ये भी सवाल उठाया गया कि इनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा हुआ, क्यों इजाफा हुआ? सप्लीमेंट्री ग्रांट भी इस्तेमाल की गई जिससे असम्बली की मंजूरी नहीं हुई थी, इस पर उनका क्या जवाब था? देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये किया हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे हमें सरोकार नहीं है कि वो तनख्वाहें बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट बढ़ाती है, बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, वो हर एक का एक अपना होता है सिलसिला। हमें तो ये इतराज़ था कि जो आपने बात की है शादिया, कि ऐसा पैसा जो आपने खर्च कर लिया उसकी मंजूरी आपको मिली नहीं थी या बाद में आपने ली नहीं नेशनल असम्बली से, तो एक टेडी पैसा भी आप खर्च नहीं कर सकते नेशनल असम्बली की मंजूरी के बगैर, ऑथोराइजेशन के बगैर। अगर कोई ऐसी एमरजेंसी आ जाती है कि आपको खर्च करना पड़ जाता है ओवर एंड अबाउ, तो फिर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे बाद में
आप उसकी अप्रूवल ले लेते हैं नेशनल असेंबली से, जो कि तरीकाकार है, इन्होंने ली नहीं। और मैं हैरान रह गया कि ये देखे ना, एक ऐसा अदारा जो फार्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उनकी सरबराही में जो अदारा काम कर रहा है वो इस किस्म का काम करे कि उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की अप्रूवल ही ना ले। तो हमने डायरेक्शन दी है कि इसकी रिकवरी आप अप्रूवल लें, वरना रिकवरेबल है ये आपसे। ठीक है, जिसने ये खर्च किया वो रिकवरेबल है और वो रिकवरी होगी उनसे, क्योंकि वो बगैर ऑथराइजेशन के आपने पैसा खर्च किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन पब्लिक कमेटी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये बात तो सच है कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। आज के दुश्मन जो है ये कल के दोस्त, और आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं। बल्कि सियासत के खेल में सुबह कुछ होता है, शाम कुछ और रात में कुछ होता है। ये कुछ चीज़ें बदलने में देर नहीं लगती है। पीडीएम से बाहर रहकर एक तरफ पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर उनका मौक़िफ़ मान लिया है। यानी पीपल्स पार्टी जब पीडीएम का हिस्सा थी तो उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के बाद के मरहले में रखा था। लेकिन एक तरफ मौके मानने की बात है तो दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कारकुनों से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत को पंजाब और सिंध का जो फ़र्क है ये कुछ ऐसे अल्फाज में सुनाया कि जिनसे लगता है कि शायद दोबारा इत्तेहाद मुमकिन नहीं। बयान ऐसा था नाजरीन के वीडियो सामने आते ही रद्द अमल में फैसल करीम कुंडी ने मुस्लिम लीग नून के लीडर को भगौड़ा कहते हुए वापस बुलाने का मशवरा दिया। हालांकि तलाल चौधरी के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वजाहत देते हुए कहा कि तलाल चौधरी ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वह नून लीग की ज़ुबान नहीं है। तलाल चौधरी को अपने अल्फाजों पर माजरत करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के कदम जमाने की तो गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल नहीं है। साथ ही जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर हल्के बनाते रहे, हम हर हल्का तब्दील करेंगे। क्या कहा कल जरदारी साहब ने, ज़रा देखिए। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे अपने हिसाब साइड से, गलियां मोहल्ले बिरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ हैं, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। इसी पर मुझे बात करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आते हैं। पार्लियामेंट में रवैया कुछ और होता है, पार्लियामेंट से बाहर कुछ और होता है। कल जरदारी साहब ने जो तनकीद की, ये क्या वजह थी कि एक दफ़ा फिर से वो गरजे बरसे और मियाँ साहब पर, नून लीग पर इल्ज़ामात लगाए? जरदारी साहब ने एक भी लफ्ज सियासत से हटकर नहीं कहा, कोई गिरी हुई जबान। जरदारी साहब का तो कमाल है, जब सदर पाकिस्तान थे अपोजिशन ने ऐसा कोई बुरा लफ्ज जो शाया और नशर हो सकता था वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जरदारी साहब के लिए। लेकिन जरदारी साहब हंसते रहे, कभी उन्होंने इन गंदी बातों का जवाब नहीं दिया। वर्करों ने और पार्टी वालों ने जब पूछा जरदारी साहब से तो जरदारी साहब ने उनको भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करते, हम ऐसे जबान इस्तेमाल करते ही नहीं है। लेकिन ये तलाल चौधरी साहब और 2-3 और भी हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, बड़े लीडरों में शुमार होते हैं, उनकी जहनियत की बात है। जबान जो है ना वो आपकी जहन को अक्कासी करता है। हम सियासत करते। पीपल्स, ठीक कहा जरदारी साहब ने, ठीक हम सब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जन्म लिया है, पीपल्स पार्टी पैदा हुई है लाहौर में, पीपल्स पार्टी ने सूबे पे हुकूमत की है। और मैं आज तक कह रहा हूं उस जमाने से लेकर, आप सुने जब भी ये पीपल्स पार्टी के वो बहादुर बेटियां जो शाही किलों में गई, जेलों में रहे, वो बहादुर बेटे
जो शाही किलों में गए, टार्चर बर्दाश्त किया, जिन्होंने खुद सोजियां बर्दाश्त की, जिन्होंने सरेआम कोड़े खाए, वो भी जिंदा है। चांडियो साहब, ये पंजाब में जो ये NA 133 में जो वोट लिए 32,000 वोट, ये रिवाइवल है या मैदान खाली था? ना तहरीक इंसाफ थी, ना तहरीक लब्बैक थी? कोई नहीं, नून लीग का मैदान खाली करने का सवाल नहीं है। नून लीग जिंदा ही पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में है। नून लीग पैदा ही मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक की छांव में पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में है। अच्छे अच्छे लीडर हैं मुस्लिम लीग में, बहुत अच्छे लोग, शाइस्ता लोग, खालिद सियासी लोग, लेकिन ये जो पैदा ही भुट्टो दुश्मनी में हुए, उनकी जबान ऐसी रहेगी। बड़े अच्छे लोग बैठे नून लीग में। हम नहीं कहते, हम नहीं आते आपके पास माफी मांगने, हम नहीं आपके सामने झुकते, आप ख्वाहिश करते हैं। हम सिर्फ ये करते हैं कि आमरे से जान छुड़ानी है, गैर जमहूरी हुकूमत जान छुड़ानी, हम मिलके करें। लेकिन कैसे मिलेंगे? जबान अगर जिनकी ठीक नहीं होगी, उनसे कभी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। मोहब्बत के लिए पहले आप जबान अपनी ठीक करें। पंजाब हमारा मुल्क है, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसे ही जैसे सिंध है। लेकिन आप लोगों को फायदा तो हुआ कि तहरीक इंसाफ इस दौड़ में नहीं थी, वो बाहर थे, तहरीक लब्बैक भी नहीं थी, तो मुकाबला तो इतना नहीं था। मैं आपको कहूँगा, इसमें दौड़ की बात नहीं है, इसमें सोच और फिक्र की बात है। लोग तंग आ गए, एक तरह तहरीक इंसाफ से तंग आए, लेकिन दूसरी तरफ से नून लीग के बदमाशी जबान से भी तंग लोग आए हुए ना। उन्होंने क्या किया है? मुसलसल पावर नून लीग कर रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि दोस्त दादरी से आप जीते हैं, हमें पता है आप कैसे बार बार पंजाब में पावर में आते रहे हो, लेकिन हमने कभी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। लेकिन हमारी लीडरशिप के खिलाफ हमेशा ही मिसाली सियासत का हवाला दिया जाता है, उसका मुजाहरा किया जाता है। चांडी साहब, कल PDM ने लॉन्ग मार्च महंगाई मार्च का ऐलान किया है, नवाज शरीफ को जलावतन होने पर मजबूर किया। इस्तीफों की कल कोई बात नहीं हुई, तो आपका मौके सच साबित हुआ कि इस्तीफे भी हल नहीं है। हाँ। हमने कभी नहीं कहा हम इस्तीफा देंगे। हाँ। हमने हमेशा कहा हम पार्लियामेंट की सियासत करते हैं, हम पार्लियामेंट में उनका मुकाबला करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो इत्तेहाद से निकाल दिए गए। अब क्या हुआ? हम अलग हो गए। नून लीग साहिबा, आपने क्यों नहीं इस्तीफाएं दी? आपको देनी चाहिए थी इस्तीफाएं, आपने फिर मौलाना साहब को तनहा कर दिया। नहीं, वो एडमिट करते हैं कि सिर्फ उनके इस्तीफे देने से तो कोई तब्दीली नहीं आएगी ना, पीपल्स पार्टी साथ नहीं है। ये बात जब हमने की, तो उनको आग बगोला होने की क्या जरूरत थी? एक अच्छी पार्टी, जिंदा पार्टी, अच्छी है या नहीं है, एक जिंदा पार्टी पाकिस्तान की, उसको आपने इत्तेहाद से निकाल के खुद को नाकारा कर दिया। बिल्कुल नाकारा है। अब क्या कर सकते हैं? तो ये 23 मार्च का महंगाई मार्च आपको 23 मार्च का महंगाई मार्च, इसकी क्या अहमियत है पीपल्स पार्टी के बगैर? अब पीपल्स पार्टी इस वक्त भी अपने पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में कॉल देती है बार बार महंगाई के खिलाफ। अभी थोड़े दिन पहले हुई है, फिर हो रही है। पूरे सूबे के छोटे बड़े शहर में हम रस्तों में आ जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कुछ आज मैं माफी मांगता हूँ अपनी कैडर से, ये अंदरूनी खाना साजिश करते हैं। जब भी तब्दीली आने की बात होती है, ये जहां मिलते हैं वहीं मिलने चले जाते हैं। ये रात को वहां जाकर हाजिरियां भरते हैं। सारी दुनिया इनको जानती है, ये सौदेबाजी के जरिए पावर में आना चाहते हैं। तलाल बलाल की तो अभी भी कोई बैकडोर कुछ चल रहा है, अभी कोई सौदेबाजी चल रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो लीडर हैं, ये जो जबान इस्तेमाल करा रहे हैं, ये जो इंतशार पैदा करना चाहते हैं, ये जो इत्तेहाद को, अपोजिशन को मुत्तहद नहीं करना चाह रहे हैं, ये सौदेबाजी का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ थे। क्लेनिया नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, PDM का महंगाई मार्च का ऐलान लेकिन 4 महीनों के बाद, क्या इसे समझा जाए कि PDM ने फेस सेविंग की कोशिश की है? क्योंकि PDM उस तरीके से अब लोगों को मोबिलाइज कर नहीं सकती, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा रही नहीं, कोई खातिर ख्वाह नताइज निकाल नहीं सकती, इसलिए 4 महीने के बाद महंगाई मार्च का ऐलान करके क्या सिर्फ लोगों को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है?
शुक्रिया शादिया। देखिए, पीडीएम एज ए ब्रांड मेरे लिहाज से, हो सकता है मेरा नुक्ता नज़र गलत हो, लेकिन मेरे लिहाज से पीडीएम एज ए ब्रांड जो है ना, अब लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि आप कोई एक तजुर्बा करते हैं, दूसरा तजुर्बा करते हैं, तीसरा तजुर्बा, किसी एक में आप कामयाब नज़र आते हैं तो वहाँ से चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। ये आपने अक्सर बच्चे जो गोल घूमने वाला झूला होता है ना, हाँ। ये पीडीएम उस तरह की है कि वो उन्होंने पहले चारों सूबों में जलसे किए, अब उन्होंने कहा चारों सूबों में हम कन्वेंशन करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि चारों सूबों में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। जब आप इस पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके अंदर जो है वो प्लानिंग का फुकदान है, या आप क्लैरिटी नहीं है कि आपने जाना किस तरफ है, क्या करेंगे, लॉन्ग मार्च करके क्या करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा होती तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, पीडीएम थोड़ी स्ट्रांग होती, हुकूमत को भी थोड़ी आप समझ लेंगे कुछ ना कहीं थ्रेट होता। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि 23 मार्च के दिन के हवाले से भी तो तनकीद कर रहे हैं, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का होना काफ़ी होता पीडीएम की मजबूती के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी होती और जमातें होती तो शायद कोई आप चीज़ें मुख्तलिफ करते, क्या कर सकते थे। देखिए, आपके पास किसी ऑपोजिशन के पास किसी गवर्नमेंट को, अगर वो ये फैसला करें कि इस गवर्नमेंट को टॉपल करना है, अव्वल तो पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट को टॉपल क्यों करना चाहते हैं आप, फिर क्या वो जो जिसको टॉपल करेंगे वो चुप बैठेगा, वो भी फिर अगली बनने वाली गवर्नमेंट को टॉपल करने पे लग जाएगा। तो आपने पहली चीज़ तो ये करनी थी, आपने इन हाउस चीज़ें कोशिश करनी चाहिए थी, और इन हाउस आप कोशिश कर सकते थे, इन हाउस आप कर सकते थे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान बरसा बरस से पाया जाने वाला एतमाद का फुकदान। पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को सलाह देने के लिए जो किया, और उससे पहले जो पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, तो वो जो एक चीजें चली आ रही हैं उसकी वजह से एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। वरना अगर ये नहीं होता, अगर 2013 से 2018 तक जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उसके दरमियान जो जरदारी साहब और मियाँ साहब के दरमियान गलत फहमी ने जन्म लिया, और मियाँ साहब ने कराची में डॉक्टर आसिम हुसैन, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है, जिसपे जरदारी साहब का फिर एक बयान आया था कि मियाँ साहब ने पीठ पे छुरा घोंपा है, और फिर उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, तो पीपल्स पार्टी का तो टारगेट ये था कि नून लीग कामयाब ना हो। और उन्होंने फिर उस वक्त देखा आपने कि बलूचिस्तान में जो एकदम तब्दीली आई, और उसके आगे हमने देखा, उसके बावजूद भी कल भी जरदारी साहब ने तनकीद की है, मियां साहब वोटर लिस्टें चेंज करते रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी की वोटर लिस्टें जो है ना वो बनवाते रहे। कल की तनकीद की वजह समझ में आती है। ये तो बात हम समझते हैं कि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता, कल की दोस्तियां आज की दुश्मनियों में बदलती हैं, आज की दुश्मनियां कल की दोस्तियों में बदलती हैं। पार्लियामेंट के अंदर कुछ और होते हैं, पार्लियामेंट से बाहर इनके रवैये कुछ और होते हैं। इसका मतलब क्या है शादिया? इसका मतलब ये कि जब जरदारी साहब नून पे तनकीद कर रहे हैं, बिलावल अपनी तकरीरों में नून पे तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नून टारगेट है पीटीआई का भी और पीपल्स पार्टी का भी। अब उसमें पीपल्स पार्टी के अपने मकासद है, और पीटीआई का तो ऑब्वियसली पीटीआई ये समझती है कि ऑपोजिशन में अगर ये दराड़ है तो उसका सियासी फायदा उन्हें होगा। तो शायद अगर 3.5 साल में आप सिर्फ सेनेट में हुकूमत को डिफीट दे देते तो ये होता कि आप खड़े होकर ये कह सकते थे कि हमने इन हाउस कोई तब्दीली लाए, यानी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते, या सेनेट के इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट को जीतने नहीं देते, यानी हुकूमती इत्तेहादियों के उनको। तो इवन जहां जिस विकेट पर ऑपोजिशन तगड़ी है, अगर उस विकेट पे भी हुकूमत जीत रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये ब्रांड जिसका नाम पीडीएम है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। और सिर्फ यही नाकाम नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नाकाम है और पीएमएलएन भी नाकाम है। आप ना इन अंदर पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर पा रहे हैं, सही कोई तब्दीली ला पा रहे हैं, और ना पार्लियामेंट के बाहर कोई मार्च कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। NA 133 पे थोड़ी सी बात कर ले मजहर साहब। नून लीग ने तो जाहिर अपनी सीट बचा ली, उन्हीं की सीट थी, तहरीक इंसाफ इस दौर से वैसे ही बाहर थी, लेकिन असल जो तब्दीली हमें नज़र आई है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट में तब्दीली नज़र आई है। 2018 में 5000 का वोट जो 2018 में पड़ा था, आज उनका वोट देखिए 33,000 तक पहुंच गया है।
एक बड़ी जंप ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। क्या ये वोट टूटा है? जो तहरीक इंसाफ का वोटर बैठा हुआ था उन्होंने इनको वोट दे दिया, कुछ एंटी नवाज लीग वोट है वो इधर पड़ गया, या पीपल्स पार्टी वाकई रिवाइव हो रही है पंजाब में? देखिए, उनको इस चीज़ पे तो वो कह सकते हैं, इस चीज़ पे तो उन्हें इत्मीनान होना चाहिए कि जी 32,000 वोट लिए 5,000 वोट से, लेकिन किस वक्त लिए हैं जब रेस के अंदर न तहरीक इंसाफ थी न TLP थी। अब उनका उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल, अगर उनमें उन्होंने कुछ इम्प्रूव किया है, किसी रिवाइवल वगैरह की तरफ जा रहे हैं, उसका टेस्ट होगा लोकल बॉडीज इलेक्शन। कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या होती है, वो डिटरमिन करेगा कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो PTI में चला गया था या कहीं और चला गया था वो वापस आ रहा है, या घरों में बैठ गया था वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उनको थोड़ा सा खुश जरूर होना चाहिए, लेकिन इसको हम टेस्ट नहीं कह सकते, इसको हम पीपल्स पार्टी की रिवाइवल नहीं कह सकते। अच्छा। इसको हम पीपल्स पार्टी का कम बैक नहीं कह सकते। कम बैक होगा लोकल बॉडीज में, कम बैक होगा जब अभी देखें ना, अभी खानेवाल में भी इलेक्शन होने जा रहा है ना, वहां देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कितने वोट लेता है। फिर मार्च अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब या दूसरी जगहों पे वो कितनी कामयाबी हासिल करती है, वहां वो आपका पीपल्स पार्टी उस वक्त खड़े होकर ये कह सकती है। अभी जो मैं राजा परवेज अशरफ साहब को या दूसरों को सुन रहा था, ये बहुत ही कबल वक्त है कहना। आप उस वक्त खड़े होके जो है ये कह सकते हैं कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन में आपको नहीं, आप ये कह सकते थे जब TLP मैदान में होती या तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ती, उसके बावजूद अगर आप इतने नंबर्स लेते वोट लेते, तो आप कह सकते थे कि हमारा कम बैक हो रहा है। वो अभी देखिए ना, अभी इसीलिए जब आप बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे तो ये सारी जमातें होंगी रेस में। उस रेस में पीपल्स पार्टी कहां आती है, किस नंबर पे आती है, वो होगा। और अगर उसने पीपल्स पार्टी इवन ना भी जीते, लेकिन देखना यह कि पीपल्स पार्टी को वोट कितना पड़ता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में पिछले 2 इलेक्शन में हमें नजर आता है कि पीपल्स पार्टी का, पहले पीपल्स पार्टी हारती थी, उसका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मुतासर नहीं होता था, लेकिन 2013 के बाद से हमने देखा कि उसका वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता गया। कभी भी तारीख में पीपल्स पार्टी के लोगों की इस तरह जमानतें जब्त नहीं हुई थी जो हमें 2018 में नजर आती हैं। तो उस हद तक पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि मुझे तंजीमी काम नहीं नजर आता, माजरत के साथ, पीपल्स पार्टी ने तंजीमी काम पंजाब में किस तरह कितना किया वो मुझे नहीं नजर आता। हो सकता है मैं गलत हूं और मुझे गलत साबित करने के पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी। एक आखिरी सवाल, तलाल चौधरी की जो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने जरदारी साहब के बारे में और बिलावल भुट्टो के बारे में, ठीक है आपने ग्रजेस अपनी जगह, आपकी जो एक सियासी आपकी तनकीद है एक दूसरे पर वो एक अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी क़यादत को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो चाहे वो नून लीग हो, जब उनके वर्कर्स इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू करें, सख्त एक्शन होना चाहिए? कहाँ से आप लगते हैं कि आप डिसेंट पढ़े लिखे लोग हैं या आप एक यूथ को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पढ़ी लिखी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा ख्याल आपने देखी होगी वो वीडियो, मुझे तो बड़ा एतराज़ है वो, और देखी जब मैंने सुनी बड़ा अफसोस हुआ। नहीं, एतराज़ नहीं, शर्मनाक है। देखिए ये जो है ना ये सियासत को गंदा कर रही है। इस तरह की जबान सियासत को गंदा करती है, और ज्यादा गंदा उस सूरत में करती है जब कोई एक्शन नहीं होता। जब क़यादत कोई एक्शन नहीं लेती, मुझे हैरानगी है, मतलब तलाल चौधरी साहब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और भी हमने पहले सुना था, माजी में भी हमने सुना है, शेख रशीद साहब माजी में इसी तरह की गुफ्तगू किया करते थे। ये हमने ओवर द इयर्स देखा है कि इतनी गंदी होती जा रही है ज़बान, और बदकिस्मती से सियासी जमातों के में ना कोई ज़ाब्ता इखलाक है, ना उनके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना किसी लेवल पे ये तरबियत है, ना किसी लेवल पे हमें एक्शन नज़र आता है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो तलाल चौधरी साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो जिन वर्कर से कर रहे थे वो वर्कर कौन सी ज़बान पर जाके अपने राइवल से के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? वही ज़बान इस्तेमाल करेगा जो उसके बकौल उसका लीडर इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पे तलाल चौधरी साहब को माजरत भी करनी चाहिए, और PMLN को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तंजीम अज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन।
वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सियालकोट की फैक्ट्री में जलाए जाने वाले श्रीलंकन मैनेजर को वापस तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन उनके प्यारों के लिए सियालकोट की कारोबारी कम्युनिटी ने $1,00,000 यानी $2.25 करोड़ भेजने का ऐलान किया है। साथ ही फैक्ट्री की तरफ से ताहयात उनकी तनख्वाह श्रीलंका में उनकी बीवी को जाती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनकी इस तरह मौत पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तारीफ़ी सनद और अवार्ड देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मलिक अदनान के लिए क्या अल्फाज आज बोले, ज़रा देखिए। हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने साने के ज़िम्मेदारों के साथ सख्ती से निपटने का भी दावा किया है। क्या ही अच्छा होता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जहां मलिक अदनान को अवार्ड दे रहे थे, वहीं सियालकोट वाक़े में मौजूद पुलिस एहलकारोों की नाअहली और कोताही पर भी चंद अल्फाज कहते, क्योंकि ये वाक़या 10, 15 या 20 मिनट का नहीं, तकरीबन ये सब कुछ 2 से 3 घंटे ये सब कुछ होता रहा और पुलिस का कोई किरदार कहीं दिखाई नहीं दिया। जबकि वीडियो में हम देख रहे थे, नज़र आ रहा था कि जब हुजूम मैनेजर को सड़क पर घसीट रहा था तो पुलिस एहलकार उस वक्त मौके पर मौजूद थे, क्योंकि जब पुलिस को पहली कॉल आई तो 11:20 थे, जबकि पुलिस स्टेशन का फासला सिर्फ 10 मिनट का है, जो मौके पर पहुंच भी गए। लेकिन फिर हुआ क्या? सवाल यह है कि एक निहत्ता मलिक अदनान और आबिद अगर इसे बचाने के लिए हुजूम के आगे आ सकते हैं तो वर्दियाँ पहने पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी ही उन्हें बचाना थी, वो खड़े होकर जलाए जाने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? 15 अगस्त 2010 को भी जब 2 भाइयों मुनीब और मुगीस भट्ट को उसी तरह डकैती का इल्ज़ाम लगाकर इसी सियालकोट में कत्ल किया गया, तो उस वक्त भी पुलिस वाले वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। ये गुस्से में पागल हुए हुजूम का खौफ है, तरबियत की कमी है, या वही रिवायती हट दर्मी कि क्राइम हो जाने के बाद पुलिस अपनी थाने वाली जो कार्रवाई है वो करने पहुँच जाती है। पाकिस्तान में जब भी ऐसा कोई वाक़या हुआ पुलिस कहीं नज़र नहीं आई, तो फिर क्या ऐसे सानियात ऐसे ही होते रहेंगे? जब ऐसा कोई सानिया होता है हम बात करते हैं और फिर अगले साने का इंतज़ार करते हैं, फिर दोबारा उस पर बात करते हैं, लेकिन खातिर खां नताइज नहीं निकलते। इसी पर मुझे बात करनी है। साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, ये सियालकोट का वाक़या पूरी दुनिया के सामने है, जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है, लेकिन हमें सवाल उठाना है पुलिस की कारकर्दगी पर। पुलिस की क्या ये ट्रेनिंग नहीं होती कि हुजूम को कैसे आपने रोकना है जब इस तरह का वाक़या हो जाता है? मजहबी मामलात बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं, इनको टैकल करने की क्या उनकी ट्रेनिंग होती है? क्या उन्हें अपना खौफ पड़ जाता है कि वो भी इसमें ना घसीटे जाएं, हुजूम कहीं उनके पीछे ना पड़ जाए? बात यह है कि आपने वो आपको जो मुझे चूंकि ये जो आपने जो चीज़ें पुलिस के मुतालिक बात की है, तो उसके मुतालिक मैं इतना कहूँगा कि बड़ा इजी होता है क्रिटिसाइज करना पुलिस को, बजाय उनके सारे जो इशू समझने के, उनका रिस्पांस लेने के, रिएक्शन लेने के। उस वक्त यूनिट हो सकती है, मैं उसके बाद नहीं करता, फिर कार्रवाइयाँ भी होती हैं, डिसमिसल भी होती हैं, पनिशमेंट भी बड़ी हैवी मिलती है पुलिस से, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसमें मैं समझता हूँ जो कोई अच्छी काम करे वो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मैं आपके पॉइंट्स की तरफ आऊंगा, उसको एड्रेस करूंगा जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, लेकिन उसके वाले से लेके पहले मैं ये कहूँगा कि जिस तरह मुस्तदी एफिशिएंसी के तहत उसमें सियालकोट पुलिस और बाकी भी उसमें एक्सपर्ट्स शामिल हुए, जितना उन्होंने सारे फुटेज दी उसको दे हजारों घंटों की कलेक्शन करके उसको डेसिफर किया, डिसाइफर किया, उसका एनालिसिस किया, उसमें बंदों को आइडेंटिफाई किया और उसमें कोई नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस ने पकड़ा है, सिविलियंस ने तो नहीं पकड़ा।
जो गिरफ्तारियां की है वो पुलिस ने की है। बात है कि जब वाकया हो रहा था तब पुलिस क्यों खामोश खड़ी थी? बात यह है कि 24 मैं बात करता हूँ कि 24 आवर्स में ये हुआ ना। हाँ जी, इतनी जल्दी नहीं होता नॉर्मली। ये जो कर चुके इसको एक्नॉलेज करके बाकी आगे चलते हैं। बाकी अब जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें मौके पे क्या रीजन थी उसका मुझे नहीं इल्म है, मैं बाखबर डायरेक्टली पर्सनल नॉलेज नहीं है, पर मैं जो समझता हूँ कि जब इतला हुई फौरी तौर पे पुलिस पहुंची तो उसमें पुलिस के नेचुरली इतला मिलते, वहां से तैयारी पहले ग्रुप्स में आते रहे। पहले जितनी फोर्स इकट्ठी होती थी, छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतनी बड़ी फोर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, लेकिन एसपी ने यहाँ से इकट्ठे करके भेजा, अफसर भी गए, खुद भी गया। तो वो जो था इसकी इंक्वायरी भी हो गई है, आईजी साहब ने कराई है, हुकूमत ने कराई है। उसमें उन्होंने कहा इन्होंने बड़ा अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं इतनी जल्दी की है। भारत इसके बावजूद उसमें वजूहात डिफरेंट है। उसमें आपको ये लॉ ऑर्डर की, ये जो मॉब कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पे, नंबर 1। दूसरा कानून भी है कि जब कोई इलीगल एक्टिविटी करे उसको कैसे टैकल करना है, उसमें कानून में भी उसमें अख्तियारात हैं और सजाएं भी हैं, ये सारा वो भी मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी जो सोसाइटी ओवरऑल है उसमें कि जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो होना चाहिए। वो अब रूल ऑफ लॉ जो है पूरी सोसाइटी का इशू है, जो कि पुलिस का एक महकमा उसका जिम्मेदार नहीं है। ओवरऑल जो आप देखते हैं, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि इस वाकये में अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती, जत्थे को कंट्रोल करती, तो प्रियंका कुमारा को बचाया जा सकता था। बात यह है कि उसमें आप ये देखें ना, जो पुलिस के बंदे अपने पीछे मारे गए, उसके बाद वो कैसे छूटे, फिर उसके बाद वो जो जिन्होंने मारा वो भी छोड़ दिए गए, जो इस तरह के वाकयात करते हैं। जब स्टेट की ये पॉलिसी इफेक्टिव ना हो और वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जायज भी होंगी, उसमें मैं नहीं समझता पॉलिटिकल, लेकिन ये कोई बात नहीं है। ये रातों रात इस वक्त नहीं हो, ये बड़े ओवर द ईयर्स चीजें डेवलप हुई हैं। ये भी इसको जो है ना, ये बड़ा सोच के को देखना पड़ेगा और इसमें एक पॉलिसी इफेक्टिव होनी पड़ेगी जिसमें ये इसके लिए स्ट्रेटजी बना के इफेक्टिव इसको डील करना पड़ेगा। आज हम वहीं खड़े हैं। 2010 में जो सियालकोट में मुनीब और मुगीज जो दो भाइयों का वाकया हुआ था, आज हम वहीं पे खड़े हैं। इसलिए फिर ये होगा ना, होगा क्या? फिर होगा ये कि इसके बाद फिर ये वाकयात होंगे, फिर वो सिर्फ पुलिस पे मुल्क इल्जाम ठहरा के मसले का हल नहीं है। मसला तो बड़ा है, उसको बड़े लेवल पे जो है एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने की जरूरत है। उसमें नेशनल एक्शन प्लान बना, उसमें भी कितना देखें जो तरह पुलिस या खासतौर पर फौज ने जो किया है। उसके बाद बाकी जो था एजुकेशन में, दूसरी में पंजाब में, उसमें स्पेसिफिकली हवाला दिया गया है कई चीजों में। ये कहाँ एक्शन हुआ? वो खत्म ही हो गया, बैकग्राउंड में चले गया। वो सियासी जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट के लिए वो उसकी कुर्बानी चढ़ गया है। वो बात ठीक है। तो मेरा सादा सवाल ये था आपसे कि क्या ऐसे वाकयात से निमटने की, मॉब से निमटने की ट्रेनिंग होती है कि अगर एक मॉब कानून को अपने हाथ में ले रहा है और पुलिस वहां पर खड़ी है, जिससे यही वजह समझ में आती है कि या तो वो खुद डर रहे हैं कि मॉब कहीं हामी ना उनके हत्थे चढ़ जाए, या उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती कि मॉब को कंट्रोल कैसे करना है। ट्रेनिंग होती है। उस बात यह है कि वो जो नॉर्मल है वो वहाँ की सूरत हाल नहीं है। वहाँ फिर वहाँ जो जिस तरह की जिस हद तक पहले तो वो लाठी का जो है टीयर गैसिंग है, टीयर गैस तो हर वक्त बात नहीं होती, वो पीछे से आती है जो ज्यादा जरूरत हो। उसके बाद फिर तीसरा होता है जब मॉब आके से वायलेंस करे, जब जिसमें फैटल किस्म की इंजरीज हो सकती हो, फायर आर्म यूज होते हो, उस सूरत में फिर फायर भी हो सकता है। अब फायर कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन? वो तो कल को जब प्रेशर पड़ेगा, बड़े बड़े ग्रुप सियासी जाके कहेंगे जी पुलिस ने ज्यादती की है, तो वो फिर जाके अंदर गिरफ्तार होकर जेलों में पकड़ेंगे। उसका वाली वारस कौन है? ये इशू है, वो भी इस मुआशरे का हिस्सा है। ये इसके इशूज को समझा जाए, उसको सिंपल करने से मसला हल नहीं होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक आईजी पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।